तुमने कभी नोटिस किया है, जब जिंदगी तुम्हें कोई बड़ा मौका देती है, तुम्हारा दिमाग अचानक तुम्हारे खिलाफ क्यों खड़ा हो जाता है? तुम कहते हो, मैं रेडी नहीं हूं, अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा और सोचता हूं। लेकिन अगर ये तुम्हारे अपने थॉट्स नहीं है, बल्कि तुम्हारे ब्रेन की एक साइकोलॉजिकल डिफेंस हो तो, क्योंकि रिस्क सामने आते ही दिमाग सिर्फ ये कैलकुलेट नहीं करता कि तुम जीतोगे या हारोगे, वह साइलेंटली ये इमेजिन करता है कि अगर तुम फेल हुए तो तुम खुद को किस नजर से देखोगे। और यहीं एक खतरनाक लूप शुरू होता है। शायद तुम फेलियर से नहीं भाग रहे, तुम अपने उस वर्जन से भाग रहे हो जिसे तुम फेलियर के बाद देखना नहीं चाहते। चैप्टर 1, द पिक्चर ऑफ फेलियर। कभी ऐसा हुआ है कि कोई बड़ा मौका आपके सामने आया हो, लेकिन आपने उसे लेने से पहले ही अपने दिमाग में उसका सबसे बुरा अंत देख लिया हो? एक नई जॉब, अपना बिजनेस शुरू करने का आइडिया, किसी को अपने दिल की बात बताना, शहर बदलना, या बस जिंदगी में कोई ऐसा डिसीजन लेना जिसमें आउटकम आपके कंट्रोल में ना हो। बाहर से देखने पर लगता है कि आप रिस्क लेने से डर रहे हैं, लेकिन शायद कहानी इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि उस मोमेंट में आपका दिमाग सिर्फ यह नहीं पूछ रहा होता कि क्या होगा, वह उससे कहीं ज्यादा डरावना सवाल पूछ रहा होता है, अगर सब कुछ गलत हो गया तो मैं खुद को कैसे देखूंगा? मान लीजिए आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है, आप जानते हैं कि इसमें पोटेंशियल है, लेकिन साथ ही अनसर्टेनिटी भी है। आप अपने मन में दो तस्वीरें बनाते हैं। पहली तस्वीर में आप सफल हैं, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपने सही डिसीजन लिया। लेकिन दूसरी तस्वीर ज्यादा पावरफुल होती है, उसमें आप फेल हो चुके हैं, पैसा चला गया, लोग सवाल पूछ रहे हैं, परिवार डिसअपॉइंटेड है, और सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि अब आपको खुद से कहना पड़ेगा कि मैंने गलत फैसला लिया था। यही वह मोमेंट है जहां रिस्क धीरे धीरे एक सिंपल डिसीजन नहीं रहता, वह आपकी आइडेंटिटी से जुड़ जाता है। यही द रिस्क पैराडॉक्स की पहली परत है। हम हमेशा फेलियर से नहीं डरते, कई बार हम उस इमेज से डरते हैं जो फेलियर के बाद हमारे बारे में हमारे ही दिमाग में बन जाती है। सोचिए, अगर कोई आपको गारंटी दे दे कि आप फेल होंगे, लेकिन फेलियर के बाद भी आप ठीक रहेंगे, सीखेंगे, वापस खड़े होंगे और आपकी जिंदगी खत्म नहीं होगी, तो क्या वही रिस्क उतना डरावना लगेगा? शायद नहीं। इसका मतलब यह है कि डर सिर्फ आउटकम में नहीं है, डर उस मीनिंग में है जो हम आउटकम को देते हैं। एक स्टूडेंट किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोबारा बैठने से डर सकता है क्योंकि उसे एग्जाम से नहीं, फिर से फेल होने की शर्म से डर लगती है। कोई एम्प्लॉई अपना बिजनेस शुरू नहीं करता क्योंकि उसे बिजनेस का काम मुश्किल लगता है, ऐसा जरूरी नहीं। हो सकता है उसे उस दिन की तस्वीर डराती हो जब उसका बिजनेस बंद हो जाए और लोग कहें कि नौकरी छोड़कर गलती कर दी। कोई व्यक्ति रिलेशनशिप में अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करता क्योंकि रिजेक्शन पेनफुल है, लेकिन उससे भी ज्यादा पेनफुल हो सकती है वह कहानी जो उसके दिमाग में बनती है कि शायद मैं इनफ नहीं था। और यहीं एक सटल साइकोलॉजिकल ट्रैप शुरू होता है। दिमाग आपको एक सॉल्यूशन देता है, रिस्क मत लो। अगर रिस्क नहीं लोगे तो फेलियर नहीं होगा, अगर फेलियर नहीं होगा तो एम्बैरेसमेंट नहीं होगी, अगर एम्बैरेसमेंट नहीं होगी तो आइडेंटिटी सुरक्षित रहेगी। सुनने में यह लॉजिक परफेक्ट लगता है, लेकिन इसके अंदर एक हिडन कॉस्ट छिपी होती है। आपने फेलियर से बचने के लिए अपॉर्चुनिटी को भी खत्म कर दिया। आपको लगता है कि आपने कुछ खोया नहीं क्योंकि आपने रिस्क लिया ही नहीं, लेकिन असल में आपने एक पॉसिबल फ्यूचर खो दिया। और सबसे अजीब बात यह है कि उस लॉस का कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, कोई अलार्म नहीं बजता, कोई आपको नहीं बताता कि आज आपने अपनी जिंदगी का एक रास्ता बंद कर दिया है। बस कुछ साल बाद एक सवाल अचानक सामने आता है, अगर मैंने उस दिन कोशिश की होती तो क्या होता? शायद यही सवाल रिस्क को समझने की सबसे अनकंफर्टेबल शुरुआत है। फेलियर की तस्वीर हमें डराती है, लेकिन कभी कभी उससे भी ज्यादा डेंजरस वह तस्वीर होती है जिसमें हम कुछ करते ही नहीं, क्योंकि फेलियर आपको एक आंसर दे सकता है, लेकिन अवॉइडेंस आपको सिर्फ एक एंडलेस क्वेश्चन देता है। और शायद इसी वजह से अगला सवाल और भी बड़ा है। अगर हमारा दिमाग अनसर्टेनिटी को इतना डेंजरस समझता है, तो आखिर वह अननोन फ्यूचर को देखकर इतनी जल्दी वर्स्ट केस सिनेरियो क्यों बना देता है? चैप्टर 2, योर ब्रेन हेट्स अनसर्टेनिटी। सोचिए, आप एक कमरे में खड़े हैं और आपके सामने दो दरवाजे हैं। एक दरवाजे के पीछे आपको पता है कि क्या है, दूसरा दरवाजा पूरी तरह बंद है।
आपको नहीं पता उसके पीछे अपॉर्चुनिटी है, प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। ज्यादातर लोग पहले दरवाजे की तरफ बढ़ेंगे, भले ही वह उन्हें पसंद न हो, क्योंकि फेमिलियर चीज हमेशा बेहतर नहीं होती, लेकिन वह प्रिडिक्टेबल होती है और इंसानी दिमाग को प्रिडिक्टेबिलिटी पसंद है। यही वजह है कि कई बार हम किसी खराब सिचुएशन में भी टिके रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें पता होता है कि कल क्या होने वाला है। दूसरी तरफ अनसर्टेनिटी हमें कंट्रोल खोने का एहसास देती है, और जैसे ही कंट्रोल कम महसूस होता है, हमारा दिमाग पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने के बजाय उन्हें खतरे की तरह देखना शुरू कर सकता है। यही कारण है कि जब आप कोई बड़ा रिस्क लेने के बारे में सोचते हैं, तो आपका दिमाग सिर्फ एक आउटकम नहीं देखता, वह कई पॉसिबल आउटकम्स बनाता है और उनमें से सबसे थ्रेटनिंग तस्वीर को बार बार सामने ला सकता है। मान लीजिए आपने तय किया कि आप अपनी नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करेंगे। शुरुआत में एक्साइटमेंट होगी, आप सोचेंगे कि अगर सब ठीक रहा तो जिंदगी बदल सकती है। लेकिन कुछ देर बाद दूसरा सवाल आएगा, अगर कस्टमर्स नहीं मिले तो, अगर पैसा खत्म हो गया तो, अगर परिवार ने सपोर्ट नहीं किया तो, अगर मैं फेल हो गया तो। ध्यान दीजिए, अभी कुछ हुआ भी नहीं है, फिर भी आपका शरीर और माइंड उस फ्यूचर की पॉसिबिलिटी पर रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं। आप एक ऐसे प्रॉब्लम के इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस महसूस करने लगते हैं जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क समझना जरूरी है। रिस्क और अनसर्टेनिटी एक ही चीज नहीं है। रिस्क का मतलब है कि आउटकम अनसर्टेन है और उसके साथ कुछ पोटेंशियल लॉस जुड़ा है, लेकिन अनसर्टेनिटी का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अभी पता नहीं कि आगे क्या होगा। हमारा माइंड कई बार इन दोनों को मिला देता है। अननोन का मतलब ऑटोमेटिकली डेंजरस नहीं होता, लेकिन जब इंफॉर्मेशन कम होती है तो इमेजिनेशन गैप को भर देती है, और इमेजिनेशन हमेशा न्यूट्रल नहीं होती, खासकर तब जब डिसीजन हमारे लिए इमोशनली इंपॉर्टेंट हो। इसीलिए फैमिलियर पेन कई बार अनफैमिलियर पॉसिबिलिटी से ज्यादा कंफर्टेबल लगती है। एक व्यक्ति ऐसी नौकरी में सालों रह सकता है जिसे वह पसंद नहीं करता, क्योंकि उसे उसकी सैलरी, रूटीन और एनवायरनमेंट का अंदाजा है। दूसरी तरफ नई नौकरी बेहतर हो सकती है, लेकिन उसमें अनसर्टेनिटी है। उसे नहीं पता नया मैनेजर कैसा होगा, टीम कैसी होगी, वह परफॉर्म कर पाएगा या नहीं। इसलिए दिमाग कहता है, कम से कम यहां तो पता है कि क्या मिलेगा। यह डिसीजन बाहर से प्रैक्टिकल दिखाई दे सकता है, लेकिन कभी कभी इसके पीछे प्रैक्टिकलिटी से ज्यादा अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस काम कर रही होती है। और यही जगह है जहां एक छोटा सा मेंटल एक्सपेरिमेंट पूरी तस्वीर बदल सकता है। अगली बार जब आप किसी रिस्क से पीछे हटें, तो खुद से सिर्फ यह मत पूछिए कि अगर मैं फेल हुआ तो क्या होगा। उसके साथ एक और सवाल पूछिए, अगर मैं कुछ नहीं करता तो 1 साल बाद क्या होगा। यह सवाल अनकंफर्टेबल है, क्योंकि इसमें कोई ड्रामेटिक फेलियर नहीं है। इसमें सिर्फ धीरे धीरे गुजरता समय है, वही रूटीन, वही हेजिटेशन और शायद वही अनफिनिश्ड ड्रीम। रिस्क की कीमत दिखाई देती है, लेकिन इनएक्शन की कीमत अक्सर इनविजिबल होती है। शायद इसी वजह से कई लोग अपनी जिंदगी में गलत डिसीजन से ज्यादा डिलेड डिसीजन की कीमत चुकाते हैं। उन्होंने कोई बड़ा फेलियर नहीं किया, उन्होंने बस बार बार कहा, अभी नहीं, थोड़ा और सोचने के बाद, परिस्थितियां बेहतर होने पर, जब कॉन्फिडेंस आएगा तब। और देखते ही देखते अनसर्टेनिटी खत्म नहीं हुई, सिर्फ समय खत्म होता गया। लेकिन यहां कहानी एक और मोड़ लेती है। अगर अनसर्टेनिटी से बचना हमें सुरक्षित महसूस कराता है, तो क्या हमेशा सेफ चॉइस लेना वास्तव में सेफ है? क्योंकि हो सकता है जिस फेलियर से आप आज बच रहे हैं उसकी कीमत छोटी हो, लेकिन जिस फ्यूचर को आप सिर्फ डर की वजह से छोड़ रहे हैं उसकी कीमत शायद आपको कई साल बाद समझ आए। और तब सवाल फेलियर का नहीं रहेगा, सवाल होगा, आखिर मैंने कोशिश क्यों नहीं की। चैप्टर 3 द सेफ चॉइस इज नॉट ऑलवेज सेफ। कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क वह डिसीजन नहीं होता जिसे आप लेने जा रहे होते हैं, बल्कि वह डिसीजन होता है जिसे आप बार बार टाल रहे होते हैं। बाहर से देखें तो आपका जीवन बिल्कुल स्टेबल दिखाई देता है,
नौकरी चल रही है, इनकम आ रही है, रूटीन बना हुआ है और कोई बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ। फिर भी अंदर कहीं एक बेचैनी रहती है। आपको पता होता है कि आप जिस जगह खड़े हैं वहां शायद बहुत ज्यादा गलत नहीं हो रहा, लेकिन कुछ नया सही भी नहीं हो रहा। यही वह जगह है जहां सेफ्टी और स्टैग्नेशन के बीच की बाउंड्री धुंधली होने लगती है। आप सोचते हैं कि आपने रिस्क अवॉइड कर लिया, जबकि हो सकता है आपने सिर्फ एक अलग तरह का रिस्क चुन लिया हो। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, दोनों के पास एक ही तरह की अपॉर्चुनिटी आती है। पहला व्यक्ति उसे लेने का फैसला करता है, दूसरा कहता है अभी सही समय नहीं है। दोनों अपने फैसले को जस्टिफाई करते हैं। पहला कहता है मुझे पता नहीं क्या होगा, लेकिन कोशिश किए बिना पता भी नहीं चलेगा। दूसरा कहता है मैं अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहता। कुछ महीनों बाद पहले व्यक्ति को फेलियर मिलता है। उसका प्लान काम नहीं करता, उसे नुकसान होता है और उसे शुरुआत से फिर सोचना पड़ता है। दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति वहीं रहता है जहां था। उसके पास कोई बड़ा फेलियर नहीं आया। देखने में लगता है कि दूसरा ज्यादा समझदार था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद जब दूसरा व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पास एक स्ट्रेंज फीलिंग होती है। उसने कुछ खोया नहीं, लेकिन उसे यह भी नहीं पता कि उसने क्या पाया। यही सेफ चॉइस का पैराडॉक्स है। फेलियर मेजरेबल होता है, आपको पता होता है कि क्या खोया, लेकिन मिस्ड अपॉर्चुनिटी का हिसाब लगाना मुश्किल होता है। कोई रिसीप्ट नहीं मिलती, कोई नंबर नहीं दिखता। बस एक सवाल धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, अगर मैंने उस समय कोशिश की होती तो क्या होता। यह सवाल रिग्रेट को जन्म देता है, और रिग्रेट अक्सर उस मोमेंट में पैदा नहीं होता जब हम रिस्क लेते हैं। कई बार वह बहुत बाद में आता है, जब डिसीजन बदलना मुश्किल हो चुका होता है। यही कारण है कि कुछ लोग अपने पुराने फेलियर्स को याद करके दुखी होते हैं, लेकिन कुछ लोग उन चांसेस को याद करके ज्यादा परेशान होते हैं जिन्हें उन्होंने कभी लिया ही नहीं। क्योंकि फेलियर कम से कम आपको एक एक्सपीरियंस देता है। आप सीख सकते हैं कि क्या काम नहीं किया, कहां गलती हुई और अगली बार क्या बदलना है। लेकिन अवॉइडेंस आपको सर्टेनिटी नहीं देता, वह सिर्फ अनसर्टेनिटी को फ्यूचर में धकेल देता है। अब अपने जीवन की किसी ऐसी चीज के बारे में सोचिए जिसे आप लंबे समय से करना चाहते हैं। शायद करियर बदलना, कोई प्रोजेक्ट शुरू करना, किसी रिलेशनशिप में ऑनेस्ट होना या कोई क्रिएटिव काम शुरू करना। आपने शायद उसके खिलाफ कई लॉजिकल रीजंस बनाए होंगे। टाइम नहीं है, मनी सही नहीं है, अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, सिचुएशन ठीक नहीं है। इनमें से कुछ रीजंस जेन्युइनली वैलिड भी हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी लॉजिक डर का बहुत पॉलिश्ड वर्जन बन जाता है। हम डर को हटाते नहीं हैं, हम उसे रीजनेबल लैंग्वेज दे देते हैं। यही डिस्टिंक्शन महत्वपूर्ण है। हर रिस्क लेना करेज नहीं है और हर सेफ डिसीजन विजडम नहीं है। समझदारी यह पहचानने में है कि कौन सा रिस्क अननेसेसरी है और कौन सा रिस्क सिर्फ इसलिए अवॉइड किया जा रहा है क्योंकि उसका आउटकम हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर आप हर अनसर्टेनिटी से बचेंगे तो आप सिर्फ फेलियर से नहीं बचेंगे, आप डिस्कवरी से भी बचेंगे। और शायद सबसे अनकंफर्टेबल रियलाइजेशन यही है कि जिंदगी में कोई कंप्लीटली रिस्क फ्री पाथ नहीं होता। एक रास्ते में फेलियर का रिस्क है, दूसरे में रिग्रेट का। एक में रिजेक्शन का डर है, दूसरे में कभी कोशिश न करने का। सवाल यह नहीं है कि रिस्क कहां है, सवाल यह है कि आप किस रिस्क के साथ जीने के लिए तैयार हैं। क्योंकि एक दिन शायद आपको अपने सबसे बड़े फेलियर का जवाब मिल जाएगा, लेकिन उस डिसीजन का क्या जवाब होगा जिसे आपने सिर्फ इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपको डर था कि कहीं आप फेल ना हो जाए। चैप्टर 4, व्हाट इफ आई फेल। सबसे ज्यादा दर्द फेलियर में नहीं होता। कई बार असली दर्द उस पल में होता है जब फेलियर आपके बारे में कुछ कहता हुआ महसूस होने लगता है। एक स्टूडेंट एग्जाम में फेल होता है और उसे लगता है कि वह सिर्फ एक एग्जाम में नहीं हारा, शायद वह इंटेलिजेंट ही नहीं है। एक एंटरप्रेन्योर का बिजनेस बंद होता है और उसे लगता है कि शायद वह बिजनेस के लायक नहीं था। कोई रिलेशनशिप खत्म होती है और व्यक्ति सिर्फ रिलेशनशिप खोने का दुख नहीं महसूस करता, बल्कि खुद से पूछता है कि क्या मुझ में ही कोई कमी थी। यही वह पॉइंट है जहां फेलियर एक इवेंट से बढ़कर आइडेंटिटी बन जाता है। कल्पना कीजिए, आपने महीनों किसी गोल पर काम किया, आपने अपना समय लगाया, पैसा लगाया, उम्मीद लगाई और लोगों को बताया कि आप क्या करने वाले हैं। फिर चीजें आपके हिसाब से नहीं हुई। अब 2 बातें हो सकती हैं। पहली, आप कह सकते हैं कि मेरा प्लान फेल हुआ। दूसरी, आप कह सकते हैं कि मैं फेल हो गया। सुनने में दोनों सेंटेंसेस लगभग एक जैसे लगते हैं,
लेकिन साइकोलॉजिकल डिफरेंस बहुत बड़ा है। पहले सेंटेंस में प्रॉब्लम बाहर है और उसे एनालाइज किया जा सकता है। दूसरे सेंटेंस में प्रॉब्लम आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। अगर आप खुद को फेलियर समझने लगते हैं तो अगली कोशिश सिर्फ एक नया एक्सपेरिमेंट नहीं रहती, वह आपकी सेल्फ वर्थ का टेस्ट बन जाती है। यही वजह है कि कुछ लोग पहली फेलियर के बाद दोबारा कोशिश नहीं करते। उन्हें डर नहीं होता कि दूसरा अटेम्प्ट भी फेल हो सकता है। उन्हें डर होता है कि दूसरा फेलियर उस बिलीफ को कंफर्म कर देगा जो उनके बारे में पहले से उनके दिमाग में बन चुका है। शायद मैं कैपेबल नहीं हूं, शायद मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं, शायद लोग सही थे। और जब रिस्क आपकी आइडेंटिटी को थ्रेटन करने लगे तो दिमाग नेचुरली पीछे हटना चाहता है। इसी जगह सोशल जजमेंट भी अपना असर डालता है। हम अकेले अपने डिसीजंस नहीं लेते, हमारे दिमाग में यह भी चलता रहता है कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे। अगर आपने कोई सेफ करियर छोड़ा और नया रास्ता चुना फिर असफल हो गए तो फेलियर सिर्फ फाइनेंशियल नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि अब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपने वह डिसीजन क्यों लिया था। कई बार हम फेलियर से कम और एक्सप्लेनेशन से ज्यादा डरते हैं क्योंकि फेलियर प्राइवेट नहीं रहता, वह हमारी इमेजिन्ड ऑडियंस के सामने एक स्टोरी बन जाता है। लेकिन फेलियर की सबसे डेंजरस इंटरप्रिटेशन यही है कि एक रिजल्ट आपकी पूरी आइडेंटिटी को डिफाइन कर सकता है। किसी एक्सपेरिमेंट का अनसक्सेसफुल होना यह प्रूव नहीं करता कि व्यक्ति इनकेपेबल है। किसी रिजेक्शन का मतलब यह नहीं कि व्यक्ति अनवर्दी है। किसी गलत डिसीजन का मतलब यह नहीं कि व्यक्ति हमेशा गलत डिसीजंस लेगा। आउटकम और आइडेंटिटी को अलग करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब दोनों एक हो जाते हैं तो हर रिस्क बहुत बड़ा महसूस होने लगता है। अब एक अलग सवाल सोचिए, अगर फेलियर आपके बारे में फाइनल वर्डिक्ट नहीं है तो फिर उससे डरने की इंटेंसिटी कहां से आती है? शायद इसलिए क्योंकि हमने सफलता को रिवॉर्ड और फेलियर को पनिशमेंट की तरह देखना सीख लिया है। लेकिन असल जिंदगी इतनी सिंपल नहीं है। कुछ फेलियर्स डायरेक्शन बदलते हैं, कुछ वीकनेसेस दिखाते हैं, कुछ हमें बताते हैं कि हमारा प्लान गलत था और कुछ सिर्फ टाइमिंग खराब होने की वजह से होते हैं। हर फेलियर का मीनिंग एक जैसा नहीं होता। इस रियलाइजेशन के बाद रिस्क की डेफिनेशन बदलने लगती है। अब सवाल यह नहीं रहता कि मैं फेल होऊंगा या नहीं। सवाल यह बन जाता है कि अगर मैं फेल हुआ तो क्या मैं उससे कुछ समझ पाऊंगा, एडजस्ट कर पाऊंगा और दोबारा खड़ा हो पाऊंगा? क्योंकि शायद करेज का मतलब यह नहीं कि आपको अपने फेलियर की तस्वीर दिखाई ही ना दे। करेज शायद यह है कि तस्वीर दिखाई देने के बाद भी आप खुद को उस तस्वीर के अंदर परमानेंटली ट्रैप्ड मानने से इनकार कर दें। लेकिन अगर फेलियर आपकी आइडेंटिटी नहीं है तो फिर रिस्क लेने के लिए वास्तव में कितना बड़ा रिस्क जरूरी है? शायद अगला सवाल यही है, क्या हर रिस्क आपको तोड़ सकता है या कुछ रिस्क्स सिर्फ आपको अनकंफर्टेबल बनाते हैं? चैप्टर 5 द रिस्क यू कैन सर्वाइव। सुबह के 7 बजे हैं। एक व्यक्ति अपने लैपटॉप के सामने बैठा है और उसके सामने 2 ऑप्शंस हैं। एक रास्ता फेमिलियर है, दूसरा रास्ता अनकंफर्टेबल है, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसे वह लंबे समय से चाहता रहा है। उसका दिल कहता है कि कोशिश करनी चाहिए, लेकिन दिमाग तुरंत पूछता है, अगर यह काम नहीं किया तो? कुछ देर तक वह नंबर्स देखता है, प्लान्स बनाता है, सिनारियोस कैलकुलेट करता है और आखिर में उसे एक बात समझ आती है। उसे सर्टेनिटी नहीं चाहिए, उसे यह भरोसा चाहिए कि अगर चीजें उसके हिसाब से नहीं हुई तब भी वह संभाल सकेगा। यही फर्क रेकलेस रिस्क और कैलकुलेटेड रिस्क के बीच होता है। हम अक्सर रिस्क को एक सिंपल इक्वेशन की तरह देखते हैं, या तो रिस्क लो और जीत जाओ या रिस्क लो और सब कुछ खो दो। लेकिन असल जिंदगी में अधिकांश डिसीजंस इतने एक्सट्रीम नहीं होते। कई रिस्क्स ऐसे होते हैं जिनमें फेलियर पेनफुल हो सकता है लेकिन सर्वाइवेबल भी होता है। समस्या यह है कि डर हमें सिर्फ पॉसिबल लॉस दिखाता है, वह यह नहीं दिखाता कि लॉस के बाद हमारे पास क्या बचा रहेगा, हम क्या सीख सकते हैं और कौन से रास्ते फिर भी खुले रहेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना छोटा बिजनेस शुरू करना चाहता है। वह अपनी पूरी सेविंग्स लगाकर शुरुआत कर सकता है या पहले छोटे स्तर पर आइडिया टेस्ट कर सकता है। दोनों में अनसर्टेनिटी है, लेकिन दोनों का डाउनसाइड एक जैसा नहीं है। पहला डिसीजन फेलियर को कैटास्ट्रॉफिक बना सकता है, दूसरा डिसीजन फेलियर को फीडबैक में बदलने की ज्यादा गुंजाइश देता है। यही कैलकुलेटेड रिस्क है। इसका मतलब डर को इग्नोर करना नहीं है, इसका मतलब डर से पूछा जाना है कि असली खतरा क्या है और उसे कितना सीमित किया जा सकता है
यहीं एक महत्वपूर्ण मेंटल शिफ्ट आता है। आपको हर बार यह प्रूव करने की जरूरत नहीं कि आप फियरलेस हैं। आपको सिर्फ इतना जानना है कि आपका डिसीजन इतना मजबूत है कि अनसर्टेनिटी के बावजूद आप आगे बढ़ सकते हैं। कभी कभी इसका मतलब छोटा कदम उठाना होता है। पहले मार्केट को समझना, पहले कॉन्वर्सेशन करना, पहले प्रोटोटाइप बनाना, पहले एप्लीकेशन भेजना, या पहले उस पर्सन से बात करना जिससे आप लंबे समय से बात करना चाहते हैं। छोटा कदम छोटा सपना नहीं होता, कई बार वह बड़े रिस्क को मैनेजेबल बनाने का तरीका होता है। अब उस डर को याद कीजिए जो पिछले चैप्टर्स में बार बार सामने आया था, फेलियर की तस्वीर। अब उसके सामने एक दूसरी तस्वीर रखिए। अगर प्लान फेल हो गया तो क्या होगा? शायद आपको कुछ पैसा खोना पड़ेगा, शायद कुछ समय जाएगा, शायद लोग क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन क्या आपकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी? क्या आपके सारे स्किल्स गायब हो जाएंगे? क्या आपके सारे रिलेशनशिप्स खत्म हो जाएंगे? क्या आप दोबारा कुछ शुरू नहीं कर पाएंगे? जब आप इन सवालों को ऑनेस्टली देखते हैं तो कई रिस्क्स अपनी इमेजिनरी साइज खोने लगते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हर रिस्क लेना चाहिए। कुछ डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस इतने बड़े होते हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा सोच समझ कर लेना जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ डिसीजंस सिर्फ इसलिए भारी लगते हैं क्योंकि हमने उनके कॉन्सिक्वेंसेस को अपने दिमाग में बढ़ा दिया है। रिस्क को छोटा नहीं करना है, रिस्क को सही आकार में देखना है। शायद यही मैच्योरिटी है। पहले हम पूछते थे अगर मैं फेल हुआ तो क्या होगा, अब हम पूछते हैं अगर मैं फेल हुआ तो मैं क्या कर सकता हूं। पहले हमारा फोकस आउटकम पर था, अब फोकस रिकवरी पर है। और जैसे ही रिकवरी पॉसिबल दिखाई देती है, फियर की पकड़ थोड़ी कमजोर होने लगती है। लेकिन यहीं एक आखिरी और ज्यादा गहरा सवाल सामने आता है। अगर असली करेज फेलियर से बचना नहीं बल्कि फेलियर के बाद खुद को संभाल पाने की क्षमता है, तो फिर हमारी सबसे बड़ी आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए? सफल इंसान की, फियरलेस इंसान की, या उस इंसान की जो गिरने के बाद भी अपना रास्ता दोबारा बना सकता है? चैप्टर 6, बिकम समवन हु कैन रिस्क। एक दिन ऐसा आता है जब इंसान के सामने कोई बड़ा डिसीजन नहीं होता, फिर भी उसे अपनी पूरी जिंदगी के बारे में एक छोटा सा सवाल पूछना पड़ता है। अगर मुझे पता हो कि मैं फेल होने के बाद भी वापस खड़ा हो सकता हूं, तो मैं क्या चुनूंगा? शायद यही सवाल उस पूरी जर्नी को बदल देता है जो हमने अब तक देखी है। शुरुआत में रिस्क एक खतरे जैसा दिखाई देता था, फिर हमने देखा कि अनसर्टेनिटी हमें उससे ज्यादा डराती है जितना एक्चुअल आउटकम। हमने यह भी समझा कि सेफ चॉइस हमेशा सेफ नहीं होती और फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना देना रिस्क को और बड़ा कर देता है। लेकिन अब कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सामने आता है। रिस्क को कंट्रोल करने से ज्यादा जरूरी है खुद को इतना मजबूत बनाना कि अनसर्टेनिटी के बीच भी डिसीजन लिया जा सके। मान लीजिए 2 लोग एक ही अपॉर्चुनिटी के सामने खड़े हैं। दोनों को पता है कि फेलियर संभव है, दोनों के पास पूरी सर्टेनिटी नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले व्यक्ति के मन में यह चलता है कि अगर मैं फेल हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। दूसरे व्यक्ति के मन में एक अलग थॉट है, अगर फेल हुआ तो मैं समझूंगा कि क्या गलत हुआ, जो बदल सकता हूं उसे बदलूंगा और फिर कोशिश करूंगा। दोनों को डर लग सकता है, लेकिन दोनों का रिलेशनशिप विद रिस्क अलग है। पहला व्यक्ति आउटकम को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ता है, दूसरा व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी को एडेप्टेबिलिटी से जोड़ता है। यही शायद सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। खुद को ऐसा व्यक्ति मानना जो हमेशा जीतता है सुनने में पावरफुल लगता है, लेकिन यह आइडेंटिटी फ्रेजाइल होती है, क्योंकि जैसे ही फेलियर आता है पूरी सेल्फ इमेज हिल सकती है। इसके विपरीत अगर आपकी आइडेंटिटी ये है कि मैं सीख सकता हूं, बदल सकता हूं और मुश्किल सिचुएशन में फिर से रास्ता बना सकता हूं, तो फेलियर आपकी पहचान को डिस्ट्रॉय नहीं करता, वह आपकी कहानी का एक हिस्सा बन जाता है। यही वह माइंडसेट है जो रिस्क को गैम्बल से ग्रोथ में बदल सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर डर को इग्नोर करना है। फियर अभी भी आएगा, डाउट भी आएगा। कई बार आप डिसीजन लेने के बाद भी सोचेंगे कि शायद मैंने गलती कर दी। फर्क यह होगा कि अब आप इन इमोशंस को आदेश की तरह नहीं देखेंगे। डर इंफॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन फाइनल डिसीजन हमेशा डर को नहीं लेना चाहिए। कभी कभी डर आपको डेंजर दिखाता है, कभी कभी वह सिर्फ अनफेमिलियर टेरिटरी दिखाता है।
दोनों के बीच फर्क करना सीखना जरूरी है। और शायद यही कारण है कि जिंदगी में सबसे वैल्यूएबल कॉन्फिडेंस हमेशा सक्सेस से नहीं आता। कई बार कॉन्फिडेंस उस मेमोरी से आता है जब आपने कोई मुश्किल चीज फेस की थी और उसके बाद भी खड़े रहे। आपने रिजेक्शन देखा और फिर कोशिश की। आपने गलत डिसीजन लिया और उससे सीखा। आपने कुछ खोया और फिर अपना रास्ता बनाया। धीरे धीरे दिमाग को एक नया एविडेंस मिलने लगता है। मैं हर बार जीतूंगा नहीं, लेकिन मैं हर बार टूटकर खत्म भी नहीं हो जाऊंगा। यह बिलीफ रिस्क की पूरी साइकोलॉजी बदल सकता है। अब शुरुआत की उस तस्वीर पर वापस लौटिए। फेलियर की वह तस्वीर जिससे आप डरते थे, शायद वह तस्वीर अभी भी आपके दिमाग में आती है, लेकिन अब उसके अंदर एक चीज बदल गई है। पहले उस तस्वीर में फेलियर के बाद सब कुछ खत्म हो जाता था। अब उस तस्वीर में आप खड़े हैं, शायद परेशान हैं, शायद डिसअपॉइंटेड हैं, शायद कुछ खो चुके हैं, लेकिन फिर भी खड़े हैं। और शायद यही वह मिसिंग इमेज थी जिसकी वजह से रिस्क इतना बड़ा दिखाई देता था। द रिस्क पैराडॉक्स आखिरकार यही दिखाता है कि जिंदगी में रिस्क को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है। रिस्क लेने में भी अनसर्टेनिटी है और रिस्क से बचने में भी। कोशिश करने में फेलियर की संभावना है और कोशिश न करने में रिग्रेट की। इसीलिए असली सवाल यह नहीं है कि कौन सा रास्ता रिस्क फ्री है। असली सवाल यह है कि कौन सा रास्ता आपको उस इंसान के करीब ले जाता है जो आप बनना चाहते हैं। क्योंकि शायद जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियर गिर जाना नहीं है। सबसे बड़ा फेलियर यह हो सकता है कि आपने खुद को इतना छोटा कर लिया कि गिरने का डर ही आपको चलने से रोक दे। और जिस दिन आप यह समझ जाते हैं कि फेलियर आपकी आइडेंटिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी आपका दुश्मन नहीं है और रिस्क हमेशा डिस्ट्रक्शन नहीं होता, उस दिन एक नई पॉसिबिलिटी खुलती है। अब आप सिर्फ सेफ लाइफ चूज नहीं करते। अब आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि कौन सा रिस्क आपकी जिंदगी को बड़ा बना सकता है। और शायद कई साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको सबसे ज्यादा खुशी उस दिन की नहीं होगी जब आपने कोई बड़ा सक्सेस हासिल किया था। शायद सबसे ज्यादा गर्व उस दिन पर होगा जब डर अभी भी मौजूद था, फेलियर की तस्वीर अभी भी साफ थी, लेकिन आपने फिर भी दरवाजा खोला और पहला कदम उठा लिया। फाइनल चैप्टर, द रिस्क पैराडॉक्स। रात के करीब 12 बजे हैं। कमरा शांत है और सामने वही डिसीजन पड़ा है जिसे आप पिछले कई महीनों से टाल रहे हैं। शायद वह रेजिग्नेशन लेटर है, शायद किसी बिजनेस आइडिया की पहली फाइल, शायद किसी इंसान को भेजा जाने वाला मैसेज, या शायद सिर्फ एक ऐसा कदम जिसे लेने के बाद आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। आपने इसके बारे में इतना सोचा है कि अब आपको अपने सारे रीजंस याद हैं। क्यों नहीं करना चाहिए, क्या गलत हो सकता है, लोग क्या कहेंगे, और अगर सब कुछ आपकी उम्मीद के खिलाफ चला गया तो क्या होगा। लेकिन आज एक चीज अलग है। आज आप पहली बार यह नहीं पूछ रहे कि अगर मैं फेल हुआ तो क्या होगा। आप खुद से पूछ रहे हैं कि अगर मैं कभी कोशिश ही नहीं करूंगा तो क्या होगा। यही वह सवाल है जहां रिस्क की पूरी मीनिंग बदलने लगती है। शुरुआत में हमें लगता है कि जिंदगी में 2 रास्ते हैं, एक सेफ है और दूसरा रिस्की। लेकिन अब शायद आपको दिख रहा है कि ऐसा कोई रास्ता है ही नहीं जिसमें कोई रिस्क ना हो। रिस्क सिर्फ उस रास्ते में नहीं होता जहां आप कुछ नया करते हैं। रिस्क उस रास्ते में भी होता है जहां आप कुछ नहीं करते। एक डिसीजन में फेलियर का पॉसिबिलिटी है, दूसरे में स्टैग्नेशन का। एक में रिजेक्शन है, दूसरे में रिग्रेट। एक में अनसर्टेनिटी है, दूसरे में वही जिंदगी जिसे आप बदलना चाहते थे लेकिन बदल नहीं पाए। शायद इसी वजह से सेफ चॉइस इतनी अट्रैक्टिव होती है। वह आपको इमीडिएट रिलीफ देती है। आप डिसीजन पोस्टपोन करते हैं और एंजाइटी थोड़ी कम हो जाती है। आप अपॉर्चुनिटी छोड़ देते हैं और दिमाग कहता है कि अच्छा हुआ, कम से कम रिस्क तो नहीं लिया। लेकिन यह रिलीफ हमेशा फ्री नहीं होती। कभी कभी आप आज का डर बचाने के लिए अपने फ्यूचर की पॉसिबिलिटी सैक्रिफाइस कर देते हैं, और यह सैक्रिफाइस उस मोमेंट में दिखाई नहीं देता। वह धीरे धीरे दिखाई देता है जब समय गुजर चुका होता है और आपके पास सिर्फ मेमोरीज और क्वेश्चंस बचते हैं। अब फेलियर की उस तस्वीर को याद कीजिए जिससे पूरी कहानी शुरू हुई थी। उसमें आप हार रहे थे, लोग आपको जज कर रहे थे, शायद पैसा जा रहा था, शायद प्लान टूट रहा था। लेकिन अब उस तस्वीर को पूरा कीजिए। फेलियर के बाद क्या होता है? आप सीखते हैं, कुछ चीजें बदलते हैं, शायद रास्ता बदलते हैं,
शायद दोबारा कोशिश करते हैं, शायद किसी दूसरे डायरेक्शन में जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि फेलियर अच्छा है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि फेलियर हमेशा फाइनल नहीं होता। लेकिन एक चीज कभी कभी फाइनल हो सकती है, वह अपॉर्चुनिटी जिसे आपने सिर्फ डर की वजह से कभी मौका ही नहीं दिया। यहीं द रिस्क पैराडॉक्स अपना सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ सामने रखता है। हम रिस्क से बचकर हमेशा सुरक्षित नहीं होते। कई बार हम सिर्फ एक रिस्क को दूसरे रिस्क से रिप्लेस कर रहे होते हैं। और शायद सबसे मुश्किल काम यह डिसाइड करना है कि कौन सा रिस्क आपकी जिंदगी के लिए ज्यादा महंगा है। कुछ रिस्क्स लेने लायक नहीं होते, लेकिन कुछ रिस्क्स ऐसे होते हैं जिनसे बचने की कीमत धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसलिए अगली बार जब डर आपको रोकने आए तो उससे लड़ने की जरूरत नहीं है। बस उससे एक सवाल पूछिए, क्या तुम मुझे किसी वास्तविक डेंजर से बचा रहे हो या सिर्फ उस फ्यूचर की तस्वीर से बचा रहे हो जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर सकता? अगर जवाब दूसरा है तो शायद आपको फियरलेस बनने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना तय करना है कि डर डिसीजन लेगा या आप। क्योंकि आखिर में करेज का मतलब यह नहीं कि फेलियर की तस्वीर गायब हो जाए। करेज का मतलब है कि तस्वीर सामने होने के बावजूद आप अपनी पूरी जिंदगी उसके हिसाब से डिजाइन न करें। हो सकता है आप फेल हो सकता है रास्ता आपकी उम्मीद के मुताबिक न चले, हो सकता है कुछ खोना पड़े, लेकिन शायद यही जिंदगी की सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी है और सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी भी। आप पहले से नहीं जान सकते कि दरवाजे के दूसरी तरफ क्या है। आप सिर्फ इतना तय कर सकते हैं कि दरवाजा बंद देखकर पूरी जिंदगी उसके बाहर खड़े रहेंगे या एक दिन हाथ बढ़ाकर उसे खोलेंगे। क्योंकि शायद आखिर में सबसे बड़ा रिस्क फेलियर नहीं है। सबसे बड़ा रिस्क यह है कि एक दिन आपको एहसास हो कि जिस जिंदगी से आप डरते थे उससे बचते बचते आपने उस जिंदगी को ही जीना छोड़ दिया जिसे आप वास्तव में चाहते थे।